Namaskar, very good evening everyone. Here this is Dr. Sonal Debalia. I'm a consultant homeopath at Bhargavas Advanced Homeopathy, state in Ahmedabad, Gujarat. I'm also a psychotherapist, PFR psychotherapist. So आज का हमारा जो टॉपिक है वो है H3N2। क्या ये एक और महामारी की दस्तक है इंडिया में? अभी तो जैसे इंडिया और गुजरात और लोग कोविड की महामारी से उभरे ही नहीं है. पीपल आर स्टिल अफेक्टेड, पीपल आर स्टिल स्केर्ड ऑफ दिस थिंग्स. तो अभी तक उभरे नहीं है और लोगों को ऐसा लगता है कि एक और खतरा आ गया है, एक और नया वायरस आ गया है. तो उसकी अवेयरनेस के लिए मैंने ये वीडियो स्पेसिफिकली बनाया है. सबसे पहली बात, ये H3N2 क्या है? H3N2 एक वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस, जो हर इट्स जस्ट अ फ्लू, जो नॉर्मल आपको हर वेदर चेंज में एवरी ईयर नॉर्मल सर्दी खांसी फीवर होता है, वैसा ही एक फ्लू है, लेकिन इसको एक नाम दिया गया है इन्फ्लुएंजा ए वायरस का. ये सब टाइप है, जैसे H1N1 जिसको आप स्वाइन फ्लू के नाम से जानते हैं, वैसे ही ये H3N2 करके एक वायरस है. आपको ऐसा लगता होगा कि ये कोई नया वायरस है, जो बिल्कुल भी ये एक नया वायरस नहीं है. जैसे 1918 में H1N1 से, इसको तब स्पेनिश फ्लू कहा जाता था, उससे बहुत बड़ी, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी फैली थी, जिसमें मोर देन 5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे. वो ही H1N1 को हम 2009 में स्वाइन फ्लू का नाम दिया था. सो फर्स्ट ऑफ ऑल H3N2 वायरस जो हम अभी देख रहे हैं, आप न्यूज में देख रहे होंगे कि उससे बहुत सारी डेथ्स भी होने लगी है, अभी लोग काफी घबराए हुए हैं. तो ये H3N2 1968 में, जिसको हांगकांग वायरस भी कहा जाता है या तो हांगकांग महामारी कहा जाता है, वो ऑलरेडी हांगकांग में 1968 में इससे H3N2 से महामारी फैली थी. तब से ये हमारे एनवायरनमेंट में है, और जब भी उसको सूटेबल एनवायरनमेंट मिलता है वो लोगों को अफेक्ट करता है. स्पेसिफिकली फ्लू के वायरसेस या जो भी वायरसेस है वो एक्टिवेट तब होते हैं जब उसको सूटेबल एनवायरनमेंट मिलता है. जैसे अभी ये ट्रिपल सीजन चल रहा है, आपके दिन है वो काफी गर्म है, रात को काफी ठंडी रहती है, और अभी कुछ कुछ जगहों पे तो बारिश भी चालू हो गई है. तो ये जब ट्रिपल सीजन रहता है तो वो उनके लिए काफी फेवरेबल है, और आपको वायरल इन्फेक्शन हो सकता है. अभी ये जो है इन्फ्लुएंजा ए का सब टाइप H3N2, ठीक है. तो उससे कौन कौन लोग प्रभावित हो सकते हैं? पहला, जिनकी इम्यूनिटी सबसे ज्यादा कम है, 2 साल से छोटे बच्चे और 65 इयर्स एज से बड़े लोग, ऑलरेडी जिनको बहुत सारी बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड, किडनी, आस्थमा, या ऑलरेडी ILD जैसी चीजें हैं, हार्ट फेलियर है, किडनी फेलियर है, वैसे लोग इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे. दूसरी, जिनकी इम्यूनिटी कम की गई है, जैसे इम्यूनो सप्रेशन पे है कुछ लोग, जो ऑलरेडी कैंसर से पीड़ित है, जो कीमोथेरेपी पे है, ऑलरेडी HIV एड्स के लोग, जिसकी ऑलरेडी इम्यूनिटी कम रहती है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट को जो इम्यूनो सप्रेशन दिया जाता है, तो जिसकी इम्यूनिटी कम है वो लोग भी काफी ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं. प्रेग्नेंट वुमेन, वो भी ज्यादा प्रभावित हो सकती है. फ्रंट लाइन वर्कर्स, जो नर्सेस है, जो डॉक्टर्स है, उसमें भी ज्यादा ये पाया जाता है. तो स्पेसिफिकली ऐसे लोगों पे ये जो वायरल इन्फेक्शन होना है वो काफी ज्यादा प्रोन है. दूसरा, कि अभी इनके सिम्टम्स क्या है? कॉमन फ्लू के जो सारे सिम्टम्स है वो सभी में है. H3N2 का मेन जो है वो है हाई ग्रेड फीवर, जो 3 से 5 दिन रहता है. दूसरा, बॉडी एक, सीवियर बॉडी एक और सोरनेस रहती है, जो काफी दिनों तक रहती हो, और उसके बाद वीकनेस आती है. वीकनेस महीनों तक रहती है कुछ कुछ लोगों में. और सबसे बड़ा इसका जो प्रॉब्लम है वो है कफिंग. इसकी जो खांसी है H3N2 की, वो बहुत ज्यादा खांसी रहती है. इवन 20 से 25 दिन तक खांसी इसकी रह सकती है. सो इसके सिम्टम्स में स्टार्टिंग में आपको अनइजीनेस रहेगा, नोज में इचिंग आएगी, स्नीजिंग आएगी, रनी नोज रहेगा, फिर धीरे धीरे सोर थ्रोट रहेगा, कफिंग आने लगेगी आपको. फिर नाइट में और मॉर्निंग में हाई ग्रेड फीवर, 103 तक फीवर जा सकता है इसका. और फिर चौथे दिन से आपको कफिंग स्टार्ट, पहले ड्राई कफिंग रहेगी, फिर धीरे धीरे वेट कफिंग रहेगी, चेस्ट में रेटल रहेगा या स्पूटम भी आ सकता है. धीरे जैसे ही आप 5 से 6 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड खत्म हो जाएगा, तब आप रिकवर होगे. लेकिन पोस्ट वायरल इन्फेक्शन वीकनेस बहुत ज्यादा रहेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट रहेगा, आपको खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं होगी, और वीकनेस जैसे मैंने बताया, और कफिंग, ये तीनों चीज है वो काफी परसिस्ट कर सकते हैं, जिससे लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं. कन्वेंशनल जो मेथड है, जो एलोपैथी है, उसमें एंटीबायोटिक्स बिल्कुल नहीं दी जाती है. लोग
जैसे ही थोड़ा बहुत सोर थ्रोट होता है, लोग एजिथ्रोमाइसिन है या एमॉक्सिक्लेव है, ऐसी सारी मेडिसिन लेने लगते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। एंटीवायरल जो वायरस है उसमें एंटीबैक्टीरियल का कोई काम नहीं है, एंटीबायोटिक्स का कोई काम नहीं है। एंटीवायरल मेडिसिन जैसे आपको टेबी फ्लू या फेबी फ्लू कहते हैं, उसमें स्पेसिफिकली ये वायरल इन्फेक्शन में दिया जाता है जिसको ये इन्फेक्शन है और जो इसके कांटेक्ट में आए हैं। दूसरे नॉर्मल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दी जाती है, जैसे फीवर के लिए है, एनाल्जेसिक्स है आपकी बॉडी पेन के लिए है, या एंटीएमेटिक्स एंटासिड्स दे रहे हैं, या फिर बॉडी के लिए मेडिसिन दे रहे हैं, या कफिंग के लिए एंटीटूसिव मेडिसिन दे रहे हैं, तो उस तरह से। अभी आप ये बताओगे कि क्या होम्योपैथी में इसकी मेडिसिन है क्या? जी बिल्कुल है, और बहुत अच्छी मेडिसिन है। जब भी कोई एपिडेमिक या पेंडेमिक रहा है तब होम्योपैथ्स ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है उसकी मोर्टालिटी और मोर्बिडिटी रेट को कम करने के लिए। स्पेसिफिकली जब भी कोई एपिडेमिक आता है उसके सिम्टम्स सभी में कॉमन रहते हैं, और वो सभी कॉमन सिम्टम्स को इकट्ठा करके एक जीनस एपिडेमिकस मेडिसिन ली जाती है। जैसे आपको पता होगा कि कोलेरा में है, तब उस टाइम चाइना ऑफिसनालिस करके मेडिसिन थी, पोडोफाइलम थी। अभी H1N1 आया था या कोविड आया था तो उसमें आर्सेनिक थी। सो वो एक जीनस एक ऐसी मेडिसिन जो कॉमनली सबको दी जा सकती है। वैसे ही होम्योपैथिक मेडिसिन की अगर बात की जाए तो इस H3N2 के लिए स्पेसिफिक एक मेडिसिन है जो मैं आपको ये एंड ऑफ द वीडियो सेशन में बताऊंगी। लेकिन स्पेसिफिक जैसे फीवर है, रनी नोज है, कफिंग है, उसके लिए कौन कौन सी मेडिसिन दी जा सकती है उसकी मैं लिस्ट छोटी सी, जो ये बेसिक मेडिसिन है, ये सारी मेडिसिन में कफिंग भी है, फीवर भी है, फ्लू के सारे सिम्टम्स है, पर कुछ कुछ मेडिसिन में कुछ सिम्टम्स ज्यादा प्रोन है। तो कौन से सिम्टम्स के लिए कौन सी मेडिसिन परफेक्ट रहेगी वो मैं आपको बताने वाली हूँ। पर जैसा मैंने कहा, आप कोई भी होम्योपैथ की सलाह के बिना ये मेडिसिन ना लें। सबसे पहले स्टार्ट होता है, जैसे कोई इंसान ये जो ट्रिपल सीजन चल रहा है, कोई ऑफिस से घर आ रहा है और बहुत ज्यादा हवा लग गई, या फिर आप कहीं बाहर से ट्रैवल करके आ रहे हैं और एकदम से बहुत ज्यादा कोल्ड हो गया, आपको ऐसा लगता है कान में हवा चली गई, या फिर आप ऐसी ठंडी में बारिश से भीग गए और घर आते ही आपको अनइजीनेस लगने लगता है, फिर 2 घंटे में आपको सडनली फीवर स्टार्ट हो जाता है, एकदम रेस्टलेस हो जाते हो, हाँ कफिंग स्टार्ट हो जाता है, हेडेक होने लगता है। अगर ऐसी तुरंत ही भीगने के बाद अगर 1 से 2 घंटे में अगर आपको ऐसे सडन फीवर और रेस्टलेसनेस होता है तो उसकी मेडिसिन है एकोनाइट नेपेलिस 30। वो 30 पोटेंसी में आप दिन में 3 बार ले सकते हैं, 3 से 4 दिन के लिए। अगर आप बारिश में भीगे हैं और नेक्स्ट डे सुबह उठते ही आपको बहुत ज्यादा छींकें आने लगती है, छींकें रुक ही नहीं रही है, हेडेक होने लगा है, लाइट फीवर आ रहा है, नाक से वाइट डिस्चार्ज निकलने लगा है, तो उसकी सबसे अच्छी मेडिसिन है नेट्रम म्यूरियाटिकम। वो आपको लो पोटेंसी में देनी है, 6 CH पोटेंसी में देनी है, दिन में 3 बार 3 से 4 दिन के लिए। और अगर स्नीजिंग बहुत ज्यादा है, रुक ही नहीं रही है, इतने ज्यादा स्नीजिंग के बाउट्स आ रहे हैं, इंसान 10, 15, 20 मिनट से छींक ही रहा है, छींकें बंद ही नहीं हो रही है, तो आपको उसको एकोनाइट 6 CH साथ में नेट्रम्यूर 6 CH हर 5 मिनट में आपको अल्टरनेट देना चाहिए 15 से 20 मिनट के लिए। कोई भी तरह की स्नीजिंग रहेगी इससे जरूर कंट्रोल होगी। फिर आपको आगे ब्रायोनिया 30 CH का एक डोज देके उसको छोड़ देना है तो वो कंट्रोल में आ जाएगा। भीगने के बाद अगर आपको अनइजीली लगता है, बैक एक्स शुरू हो जाए, लाइट फीवर शुरू हो रहा है और आपको लगता है कि भीगने की वजह से ही ये सबसे ज्यादा हो रहा है, तो उसकी सबसे अच्छी मेडिसिन है डल्का मारा। डल्का मारा आप 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार 3 से 4 दिन के लिए ले सकते हैं। ये तो बात हुई स्नीजिंग की। अगर रनी नोज बहुत ज्यादा है, देखिए कोई कोई लोगों काफी कैची होते हैं, उसको जल्दी कोल्ड हो जाता है, जब भी होता है तो नाक से इतना पानी, आंख से इतना पानी बहने लगता है, स्नीजिंग रुकती नहीं है। तो अगर आपको रनी नोज है, आपको गर्म रूम में अच्छा नहीं लगता है, आप बारी खोल के बाहर आपको अच्छा लगता है खुली हवा में, तो उसके लिए मेडिसिन है एलियम सेपा 30 CH, दिन में 3 बार 3 से 4 दिन के लिए दे सकते हैं। अगर आंख में से बहुत पानी आ रहा है, आंख एकदम लाल हो रही है, नाक में से पानी आ रहा है, आप जो लाइट है उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो, अगर ऐसी बात है तो उसके लिए मेडिसिन है यूफ्रेशिया 30 CH, दिन में 3 बार 3 से 4 दिन के लिए ले सकते हैं। रनी नोज के लिए स्पेसिफिकली ये मेडिसिन है। अभी आगे जाके ये रही रनी नोज की बात।
दूसरा, अभी धीरे धीरे आपको सेकेंड डे से सोर थ्रोट शुरू होना है। अगर जैसे ही सोर थ्रोट होने लगता है, लोग एजिथ्रोमाइसिन है, एमोक्सिसिलिन है या डॉक्सीसाइक्लिन है, ऐसी मेडिसिन ले लेते हैं, 3 से 4 दिन लेते हैं और उसका कोर्स पूरा नहीं करते और बीच में ही रख देते हैं, तो आगे जाके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के पूरे चांसेस है। तो बिना कोई एलोपैथ डॉक्टर की सलाह बिना बिल्कुल भी एंटीबायोटिक्स आपको नहीं लेनी चाहिए। स्पेसिफिकली वायरल में जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वही ज्यादा असरकारक है। एंटीवायरल ट्रीटमेंट भी अगर आप कोई एलोपैथिक डॉक्टर की या कन्वेंशनल मेडिसिन की सलाह के बिना कोई भी एंटीवायरल मेडिसिन ना लीजिए। ओके, तो सोर थ्रोट के बारे में, अगर आपको ऐसा लगता है कि सोर थ्रोट की शुरुआत है, आपको गले में थोड़ी सी खराश लग रही है, ऐसा लग रहा है कि फीवर आपको स्टार्ट हो रहा है, 101 102 फीवर है, पूरा चेहरा लाल हो गया है, एकदम से हेडेक हो रहा है कि जैसे ये जो मेरा सर है फट जाएगा, जैसे कोई हथौड़े मार रहा हो। अगर आप मुंह में चेक करें माउथ में, तो यहाँ पे पूरा रेड रेड हो रहा है, पूरा फेरिंजाइटिस हो रहा है, तो अगर ऐसा है तो बेलाडोना 30 करके मेडिसिन है जो शुरुआत में दे सकते हैं। उससे आगे जाके फीवर तो है ही है, पर आपको जो लोग का स्क्रोफुलस डायथिसिस है, जिनको टॉन्सिल्स बहुत जल्दी हो जाते हैं, अगर आपको किसी को लगता है कि टॉन्सिल्स हो गए उससे आगे, तो उसकी सबसे अच्छी मेडिसिन है हेपार सल्फ। हेपार सल्फ आगे की स्टेजेस के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। ऐसा इंसान को ठंडी बहुत ज्यादा लगती है, बिल्कुल भी ठंडी सहन नहीं कर सकता, बारी भी खुली, जैसे खिड़की खुली नहीं रख सकता, फैन है वो बंद कर देगा, पूरा ऊपर से नीचे एकदम से चादर से एकदम से ढक जाएगा। अगर थोड़ा भी हवा का झोंका आता है तो बहुत ज्यादा चिलीनेस होती है, फीवर ज्यादा है, गले में टॉन्सिल्स है, अगर ऐसा है तो हेपार सल्फ है। टॉन्सिल के साथ साथ गले में कुछ भी पानी वगैरह पीने से बहुत ही ज्यादा जलन हो रही है, एकदम से कॉन्स्ट्रिक्शन फीलिंग हो रहा है, मुंह में बहुत ज्यादा सलाइवेशन आ रहा है, बाहर जा जाके थूकना पड़ रहा है, स्पिट करना पड़ता है, तो उसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है मर्कसॉल। उससे आगे अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा रेडनेस है, आपको फीवर है, टोटल फेरिंजाइटिस है, तो उसके लिए सबसे अच्छी मेडिसिन है फेरम फॉस्फोरिकम। वो 6CH पोटेंसी में आप दिन में 4 से 5 बार 3 से 4 दिन के लिए दे सकते हैं। ये रही बात सोर थ्रोट की। अभी सबसे इसमें फीवर भी आपका कवर हो जाएगा आराम से। सबसे डिस्ट्रेसिंग सिम्टम जो H3N2 का है वो है कफिंग। दूसरे दिन से आपको ड्राई कफिंग शुरू हो जाएगी, आप बोल भी नहीं पाएंगे, जब भी बोलेंगे तब कफिंग होगी। आप जैसे सीधे सुपाइन पोजीशन में लेटने जाएंगे रात को तो भी कफिंग के इतने बाउट शुरू हो जाएंगे, लिटरली लोग ब्रेथलेस हो जा रहे हैं, इतने ज्यादा बाउट्स आ रहे हैं। तो स्टार्टिंग कफिंग अगर बहुत ज्यादा आपका माउथ ड्राई रह रहा है, आपको बार बार पानी पीना पड़ रहा है, ठंडा पानी की भी मुझे यहाँ थोड़ी राहत रहे, यहाँ कॉन्स्टेंट टिकल हो रहा है, तो उसके लिए आप मेडिसिन स्टार्ट कीजिए ब्रायोनिया 30CH मेडिसिन। दिन में 3 से 4 बार 3 से 4 दिन के लिए आप ले सकते हैं, उससे कफिंग में बहुत ज्यादा आराम आएगा। लेकिन जैसे ही आप सोने जा रहे हैं, जैसे ही आपने तकिए पर सर रखा, आप सुपाइन पोजीशन में गए, यहाँ एकदम से टिकलिंग शुरू हो गई और बहुत ज्यादा कफिंग आ रही है, आपको थोड़ा भी हवा लग रही है और कफिंग शुरू हो जा रहा है, थोड़ा ठंडा पानी पिए और कफिंग एकदम से शुरू हो जा रहा है, तो उसकी सबसे अच्छी मेडिसिन है ड्रोसेरा 30CH। ड्रोसेरा मेडिसिन होम्योपैथ की सलाह के बिना ना ले और वो सिंगल डोज ही ले। चलिए, रात को नींद तो आपको अच्छे से आ गई, लेकिन 2 से 3 बजे के बाद अचानक नींद से उठ के अगर आपको बहुत ज्यादा खांसी आ रही है और रुक ही नहीं रही है खांसी, तो उसके लिए सबसे अच्छी मेडिसिन है कोरालियम रूब्रम करके, उसकी एक मेडिसिन है जो बहुत ही अच्छी है। 30CH मेडिसिन में 30CH पोटेंसी में आप दे सकते हैं। दूसरी कि इंसान बात ही नहीं कर पा रहा है, जैसे कुछ बोल रहा है, थोड़ा सी हवा लग रही है, बोल भी नहीं पा रहा है और बहुत ज्यादा कफिंग आ रही है, तो उसकी सबसे अच्छी मेडिसिन है र्यूमेक्स, RHEUMAX। र्यूमेक्स 30CH करके मेडिसिन है जिसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है, अगर बात करते करते भी आपको बहुत ज्यादा खांसी या बात नहीं कर पा रहे। दूसरी, अभी ड्राई कफिंग तो चला गया, धीरे धीरे वेट कफिंग, आपको स्पूटम आने लगे, जैसे ही खांसेंगे तो बलगम आने लगेगा। तो कभी कभी चेस्ट में अगर आप ऑस्कल्टेट करो या तो फिर ऑस्कल्टेट करो तो वीजिंग साउंड, जो ऑलरेडी एस्थमेटिक पेशेंट है तो उसमें वीजिंग साउंड आने, एक विसल जैसा साउंड जिसको हम एस्थमेटिक कफ बोलते हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छी मेडिसिन है आर्सेनिकम। दूसरा, अगर चेस्ट में कफ बहुत ज्यादा रेटल कर रहा है लेकिन आप बाहर नहीं निकाल पा रहे कुछ भी, तो उसके लिए सबसे अच्छी मेडिसिन है हमारी
एंटीमोनियम टार्ट्रिकम करके मेडिसिन है जो कफ रेटल हो रहा है लेकिन आप निकाल नहीं पा रहे हो क्योंकि बहुत वीक हो गए हैं रेस्पिरेटरी के एसेसरी मसल्स, तो उसकी सबसे अच्छी मेडिसिन है एंटीमोनियम टार्ट्रिकम। अगर रेटल तो कर रहा है लेकिन ब्रेथलेस भी हो रहे हो आप, सांस में सांस भी फूलने लग रही है, तो उसकी सबसे अच्छी मेडिसिन है एंटीमोनियम आर्स। फिर आगे जाके अगर पेशेंट को न्यूमोनिया डेवलप होता है, जैसे लंग में अगर ऐसा आपने नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज में ऐसा बोल रहे हैं कि लंग्स में पानी भर गया है, तो न्यूमोनिया की सबसे अच्छी मेडिसिन है ब्रायोनिया से अब स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर स्पूटम काफी ज्यादा ग्रीनिश आ रहा है, काफी ज्यादा येलोइश आ रहा है, ऐसे बोलते हैं पका हुआ, कफ पक गया है, तो उसकी सबसे अच्छी मेडिसिन है पल्सेटिला लाइकोपोडियम। अगर कफ है बहुत ज्यादा, गला घिसने की वजह से, लैरिंग्स घिसने की वजह से फ्रोथी कफ आ रहा है और ब्लडी कफ आ रहा है, तो उसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस से आगे है हेपारसल। ये है ब्रोंकाइटिस का कफ। ब्रोंकाइटिस की स्टेज पर पहुंचने के लिए कोई भी ऐसी मेडिसिन अभी के लिए ना ले, आप तुरंत ही मेडिकल हेल्प ले। तो ये सारी न्यूमोनिया एंड ब्रोंकाइटिस में जो कफिंग होती है उसकी मेडिसिन है। अभी बारी आती है कि बॉडी एक, इतना ज्यादा बॉडी एक होता है उसमें, तो इंसान है वो शांति से लेटा रहता है, आराम करना चाहता है, बिल्कुल ही हिलना डुलना नहीं चाहता, तो उसकी मेडिसिन है ब्रायोनिया अल्बा। दूसरा कि कोई ऐसे इंसान है जिसको पूरी बॉडी में एक है लेकिन वो कहीं पे भी रेस्ट नहीं ले पा रहे, उनको जो है अपना पूरा जो मैट्रेस है वो भी अगर उनको अनकंफर्टेबल लग रहा है, यहाँ से वहां वो चल रहे हैं, कहीं पे भी चैन नहीं हो रहा है, चैन नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए सबसे अच्छी मेडिसिन है उनकी रस टॉक्सिकोडेंड्रोन करके। दूसरा, अगर सीवियर बॉडी एक है, बोन में भी पेन लग रहा है कि मैं थोड़ा सा भी हिल रहा हूं तो ऐसा लग रहा है जैसे हड्डियों का किसी ने चूरा बना दिया, अगर इतना ज्यादा बोनी पेन है तो उसके लिए सबसे अच्छी मेडिसिन है यूपेटोरियम परफोलिएटम। ये आप मदर टिंचर में ले सकते हैं 10 ड्रॉप दिन में 3 बार 3 से 4 दिन के लिए। तो यूपेटोरियम परफोलिएटम भी इस सीजन में ये H3N2 जो वायरस है उसमें भी काफी अच्छा काम करेगी। आगे जाते हैं वीकनेस के लिए। वायरस एंटीवायरल मतलब वायरल का इंक्यूबेशन पीरियड खत्म हो गया है, आप फिर से ऑफिस जाने लगे, लेकिन जो वीकनेस है वो बहुत ज्यादा परसिस्टेंट रहती है। आप फर्स्ट 2-3 डेज में आराम से चल नहीं पाते हो, लिख नहीं पाते हो, ऐसा लगता है कि जल्दी से थक जा रहे हो, तो वो वीकनेस को कम्बाट करने के लिए मेडिसिन है एसिड फॉस्फोरिकम। वो आप 30 CH पोटेंसी में भी ले सकते हैं और होम्योपैथ से बात करके वो मदर टिंचर में भी ले सकते हैं। ये रही बात एसिड फॉस की। उससे आगे एक बार वीकनेस का टाइम चला गया, लेकिन 10-15 दिन के बाद आपको फटीग बहुत रह रहा है, आप काम करने की इच्छा नहीं हो रही, आप कर तो पा रहे हैं लेकिन एकदम से लिस्टलेस लगता है, मूड नहीं रहता है, काम नहीं कर पा रहे हो, थक जा रहे हो, बोर हो रहे हो एकदम से, तो उसके लिए सबसे अच्छी मेडिसिन है बराइटा म्यूर, जो पोस्ट वायरल फटीग सिंड्रोम जिसको बोलते हैं उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। वायरस के बाद लोगों के एपेटाइट चले गए, लॉस ऑफ प्रोडक्ट, लोगों को भूख नहीं लग रही है, तो उसके लिए सबसे अच्छी मेडिसिन है चाइना ऑफिसिनालिस करके। तो ये रही बात। पोस्ट वायरल इन्फेक्शन में अगर आपके हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो मोस्टली एसिड फॉस से हेयर फॉल में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा। अगर नहीं है तो साथ में आप एसिड फ्लोर करके जो मेडिसिन वो ऐड कर सकते हैं। दूसरा, अगर होम्योपैथ्स हैं और होम्योपैथ्स की किसी के सलाह के साथ थैलियम मेट करके एक मेडिसिन है जो एग्जॉस्टिंग एक्यूट डिसीज के बाद जो हेयर फॉल है उसको हायर पोटेंसी में 1 ml में सिर्फ 1 डोज देना चाहिए। उसके बाद आप एसिड फ्लोर, एसिड फॉस या सिलिशिया जैसी मेडिसिन के साथ रह सकते हैं और बाद में फॉस्फोरस या बिस्बेडिनम पर जा सकते हैं, तो उससे हेयर फॉल काफी अच्छे से कंट्रोल किया जाता है। ये सारी मेडिसिन है अलग अलग सिम्टम्स की प्रोमिनेंस के लिए अलग अलग, लेकिन सिर्फ स्पेसिफिकली अगर हम H3N2 की बात करी जाए तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेंबर्स को, तो वो आप मेडिसिन ले सकते हैं जलसेमियम 30 CH। जलसेमियम इज अ शो स्टॉपर स्पेसिफिकली फॉर H3N2 मेडिसिन। जलसेमियम ले सकते हैं 30 CH दिन में 3 बार 3 से 4 दिन के लिए। इसमें साथ आप यूपेटोरियम परफोलिएटम मदर टिंचर में 10-10 ड्रॉप दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं। और पोस्ट वायरल वीकनेस में एसिड फॉस के साथ अल्फा मदर टिंचर ले सकते हैं। अगर आप सिर्फ इतना, और दूसरा अगर बॉडी एक यूपेटोरियम परफोलिएटम से भी कंट्रोल हो ही जाएगा और साथ में कफिंग बहुत ज्यादा है तो आप ब्रायोनिया 30 CH मेडिसिन ले सकते हैं। ये सारी 3 से 4 मेडिसिन स्पेसिफिकली H3N2 के लिए, जैसे मैंने बताया, जलसेमियम 30 CH, यूपेटोरियम परफोलिएटम मदर टिंचर, ब्रायोनिया 30 CH एंड पोस्ट वायरल एसिड फॉस। दूसरा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर
प्रिवेंशन के लिए स्पेसिफिकली हमने जो कोविड में गाइडलाइंस हमने फॉलो की थी, जैसे कि आप मास्क पहने, बार बार सैनिटाइज करें अपने हाथ, अपने घर, अपने आजू बाजू की चीजें, कुछ भी लाएं बाहर से तो हाथ आप बार बार धोते रहें, अपने हाथ को अपने फेस के आजू बाजू बार बार उसको टच ना करें। अगर आपको वायरल इन्फेक्शन आपको लग रहा है तो आप सेल्फ आइसोलेट हो जाएं, आपके घर के मेंबर्स को अपने आसपास ना आने दें, उनको भी मास्क पहनने की सलाह दें। अगर आपको वायरल इन्फेक्शन है तो आप बाहर भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाना टाल सकते हो। बुजुर्ग और बच्चे को जरूरत नहीं है तो बाहर जाना कम करना चाहिए। तो ऐसी सारी चीजें हैं। दूसरी कि होम्योपैथी में एज अ प्रिवेंशन हम थूजा 200 CH का एक डोज और जलसेमियम 30 CH 7 दिन के लिए मेडिसिन देते हैं, दिन में एक बार। उससे वायरल इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। ऐसा नहीं कह रहे कि इससे वायरल इन्फेक्शन नहीं होगा, पर अगर हो भी जाता है तो उसकी इंटेंसिटी काफी कम है, उसको हम इजीली उससे गो थ्रू कर सकते हैं। वायरल्स जो है, जो H3N2 है, वो है इन्फ्लुएंजा ए वायरस का सबटाइप्स। तो आगे जाके और भी वायरल एपिडेमिक्स आएंगे जिसको प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है, उसको रोक पाना भी पॉसिबल नहीं है। पर अगर होम्योपैथ्स बाहर आए, अपनी मेडिसिन के साथ लोगों की हेल्प करे, जैसे कोविड में भी मैंने अपनी हेल्पलाइन, जैसे ये नंबर अगर आपको दिख रहा हो तो वो मैंने ओपन रखा था, ओपन फॉर ऑल। किसी को कोई गाइडेंस चाहिए, किसी को कोई कुछ रिपोर्ट्स दिखाना है या फिर किसी को कोई मेडिसिन के लिए पूछना है तो वो मुझे इसमें टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज, कॉल नहीं करना है। मैं अपने टाइम से जब भी मुझे रहेगा मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूंगी। अगर मेंबर्स को H3N2 से रिलेटेड कोई क्वेरी है कोई क्वेरी है और अगर सिम्टम्स बहुत ज्यादा है, समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी मेडिसिन ले, तो मेरा ये हेल्पलाइन नंबर ओपन है। आपको कॉल नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज करना है। मैं अपने टाइम से आपको सजेस्ट करूंगी एंड टुगेदर वी ऑल अ होम्योपैथ विल कम्बैट विद दिस। हम इजीली इससे निकल सकते हैं, इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं, कुछ मेडिसिन लेनी है और उससे आप इजीली इससे निकल सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।